आइए आज के प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? आपका सही विकल्प क्या है? चलिए ढूंढते हैं। भक्ति काल को, वीरगाथा काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वीरगाथा काल को कहते हैं। वीरगाथा काल को कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न के कुछ विशेष तत्व हैं जिनको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक चरण को आदिकाल कहते हैं। यह काल 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में हिंदी के कई रूप जैसे डिंगल, पिंगल हिंदी, विकसित हिंदी इस तरह से रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, तुलसीदास। तो पृथ्वीराज रासो, तो ये रचना जो है किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। बंद कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब न चूक चौहान। तो ऐसा जब कहा तो पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाढ़ चलाने का अवसर दिया गया, शब्द सुनकर बाढ़ चलाने का अवसर दिया गया। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान सामने आसन पर बैठे गोरी को एक ही तीर में नीचे गिरा दिया और गोरी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है गोरी के समर्थक सेनापति चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज को दोनों को मार देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई मिलकर गोरी को मारने का बदला ले लेते। इस तरह से कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का विशेष इस तरह से है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई थे। वे पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। चंद्रबरदाई ने ही इस प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की थी। यह एक प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है। यह प्रथम महाकाव्य भी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वीरगाथा काल का नहीं है? अब यहाँ पूछा गया वीरगाथा काल का कौन सा ग्रंथ नहीं? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, परमाल रासो। इसमें देखिए तीसरी रचना जो है पद्मावत जो है यह वीरगाथा काल की नहीं है। यह जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है जो वीरगाथा काल की नहीं है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। पद्मावत वीरगाथा काल का ग्रंथ नहीं है, यह मध्यकालीन काल का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, आल्हा उदल की कथा किससे संबंधित है? महाभारत से, पृथ्वीराज चौहान से, चंदेल वंश से, राणा सांगा से। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आल्हा उदल की कथा जो है चंदेल वंश से संबंधित है। प्रश्न का विशेष इस तरह से है, चंदेल राजाओं से जुड़ी कथा आल्हा उदल है। आल्हा उदल की कथा बुंदेलखंड के महोबा से जुड़ी है। आल्हा खंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। यह वीर गाथात्मक लोक गाथा है, लोगों के द्वारा गाई जाने वाली गाथा, लोक गाथा। इसे आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध रासो काव्य माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, भक्तमाल, बीसलदेव रासो। तो साथियों यहाँ बताना चाहते हैं खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, भक्तमाल और बीसलदेव रासो ये रचनाएं जो हैं अलग अलग हैं। इसमें भक्तमाल जो है भक्ति काल की रचना है। भक्तमाल
तो भक्तमाल जो भक्ति काल की रचना है यह वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है। इसी तरह से इस प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। भक्तमाल वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है, भक्त काल को नाभा दास ने लिखा था, यह भक्ति काल की रचना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कितने उपभागों में बांटा गया है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह साक्षात ईश्वर को पूजने वाले तुलसीदास, रामानंद आदि माने जाते हैं, और निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक जो हैं संत कबीर माने जाते हैं। इस तरह से प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। इस काल को भक्ति काल का स्वर्णयुग कहा गया है क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति काल को चरम पर पहुंचाया। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को भक्ति काल का सूरज कहा जाता है? यहां भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है, सूर सूर्य तुलसी शशि उद्गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो सूर जो है सूर्य के समान, तुलसी शशि के समान, और उद्गन केशवदास जुगनू के समान कभी कभी चमकने वाले केशवदास, और आज के कवि खद्योत सम क्षुद्र है, छुटपुट है, कहीं प्रकाश करते हैं कहीं नहीं करते, कभी उनकी कोई रचना प्रसिद्ध हो जाती है। इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ उत्तर आपको मिल गया है। तो सूर से तुलना किसकी की गई है? सूरदास की गई है। सूरज से तुलना किसकी की गई है? सूरदास से की गई है। प्रश्न का विशेष देखते हैं। भक्ति काल का सूरज सूरदास को कहा गया है। अब आते हैं, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, मीराबाई ने, विद्यापति ने। अब साथियों, आपको लगता हो कि यह बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन जब यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपके मन में कई बातें चलती हैं। पहला, आप रामायण को ध्यान में दे रहे हैं और तुलसीदास का नाम लिख रहे हैं, वाल्मीकि को भूल रहे हैं, वेद व्यास को याद कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको स्पष्ट करने के लिए रचना लेकर आए हैं। तो रामचरितमानस जब पूछा जाए तो रामचरितमानस, तो चरित तुलसीदास, अगर चरित्र चित्रण कहे राम का तो तुलसीदास ने लिखा। रामायण, राम और रावण किसने लिखा? वाल्मीकि, रामायण। और इसी तरह से अगर वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास ने गीता लिखी है, महाभारत लिखा है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जय संहिता रचना, आप ऐसे लिख सकते हैं, जय संहिता, यह महाभारत का नाम है। तो इस तरह से कई रचनाओं को स्पष्ट करते हुए हम चल रहे हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और आप कोई सुझाव देना चाहें वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तुलसीदास ने रामायण के आधार पर ही अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। अब एक प्रश्न और आपको मिल गया, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। कैसी अवधि में? बैसवाड़ी अवधि में। साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार तुलसीदास ने अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 ईस्वी से रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, साखी किस कवि की रचना है?
कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की। तो साखी कबीर की रचना है। किसकी रचना है? कबीर की रचना है। चलिए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। साखी कब कबीरदास की रचना है? साखी कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षित, साक्षी शब्द से बना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की। ये सभी कवि जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं ध्यान रखना है कि तुलसी ने कितनी रचनाएं की, तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में है, किसमें उन्होंने विनय किया है, निवेदन किया है भगवान से बाहुपीड़ा निपटाने के लिए, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। इस तरह से तुलसी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, तुलसी रामचरितमानस के किस कांड में उत्तर मतलब कलयुग का वर्णन किया है तो उत्तर कांड में किया है, अनुष्टुप छंद क्या है। इस तरह से तुलसी की रचनाओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, टीजीटी में जो पूछे जाते हैं। कबीर, यहाँ उत्तर आपका सही हो जाएगा सूरदास। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने लिखा। चलिए प्रश्न का विशेष देखते हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किस प्रकार की भाषा में काव्य रचना करते थे? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, सधुक्कड़ी भाषा में। तो यहाँ लिखेंगे संत कबीर सधुक्कड़ी भाषा में काव्य रचना करते थे। अब सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? आइए प्रश्न के विशेष पर चलकर सभी देखते हैं। संत कबीर दास जी ने सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी नाम की भाषा में काव्य रचना की थी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आप देखते रहेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी जब पूछा जाए तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीराबाई का भक्ति आंदोलन किस देवता की ओर केंद्रित था? शिव की ओर, राम की ओर, कृष्ण की ओर, विष्णु की ओर। आप सभी को पता है मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। ऐसा किंवदंती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते हुए दिन रात अपना बिताया करती थी, लीन हो गई थी कृष्ण भक्ति में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कृष्ण के लिए। उन्होंने कृष्ण की ओर केंद्रित था उनका ध्यान। प्रश्न का विशेष देखते हैं। मीराबाई 1498 से 1547 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री है। अब यहाँ देखिए आप, जो एक प्रश्न और पूछा जाता परीक्षाओं में वर्तनी शुद्ध करने के लिए, तो कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, यह शब्द शुद्ध दिया गया। तो यहाँ इन शब्दों को भी पहचान में ला सकते हैं। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का रीतकाल किसका युग माना जाता है? भक्ति का युग, श्रृंगार का युग, क्रांति का युग, समाज सुधार का युग। अब यहाँ ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का जो है रीतकाल श्रृंगार का युग माना जाता है। किसका युग माना जाता है? श्रृंगार का। आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का रीतकाल 1700 से 1900 के बीच का समय माना जाता है, जो शुक्ल के अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाणित माना जाता है।
परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही प्रश्न की प्रामाणिकता मानी जाती है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? अब काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? बिहारी की है, केशव की है, भूषण की है, महाकविदेव की है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सेनापति। आपका सही विकल्प हो जाएगा सेनापति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम की रचना सेनापति ने की थी। सेनापति भक्ति काल और रीति काल को संधि काल के कवि थे। उनके 2 मुख्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर, ये 2 प्रमुख ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर भी उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अगला प्रश्न इस तरह से, रसिक प्रिया किसकी रचना है? बिहारी की है, केशवदास की है, भूषण की है, महाकविदेव की है। अब रसिक प्रिया की बात हो रही है, तो रसिक प्रिया जो है केशवदास की रचना है। आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, रसिक प्रिया यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से केशव ने इस ग्रंथ में रस का विशद वर्णन किया है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत यह बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, तो आप इसको पढ़ते समय ध्यान देते रहेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कथनों के साथ हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होते हैं। आप वीडियो को देखें, आप खुद से अनुभव करेंगे कि वीडियो में कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी सतसई किस रस पर आधारित है? बिहारी सतसई किस रस पर आधारित ग्रंथ है? करुण रस पर, वीर रस पर, श्रृंगार रस पर, हास्य रस पर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, बिहारी सतसई जो है श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है। बिहारी सतसई किस पर? श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है। अब बिहारी सतसई में एक प्रश्न और बनता है आपकी परीक्षाओं के लिए कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, प्रमाणित रूप से कितने दोहे हैं। तो यहाँ 2 कथन आता है। एक आता है 713 वाला मत और एक आता है 719 वाला मत। यह परीक्षाओं में दोनों पूछा जाता है, तो आप कौन सा मत सही करेंगे? तो यहाँ जब इस तरह की स्थिति बने तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 713 दोहों को प्रमाणित माना है और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को भी प्रमाणित माना गया है। तो 713 विकल्प आपका सही हो जाएगा। 713 है और इसका संकलन जो है 1850 में कब किया गया? संकलन 1850 में किया गया। आप इसको भी याद रखें। शुक्ल इसको मानते हैं तो 13 ही आपका सही है। इसी तरह से प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस पर आधारित रचना है। यह रीतकाल के कवि बिहारी की रचना है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस के अलावा नीति, भक्ति, वैराग्य, हास्य, करुण जैसे रसों के भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल श्रृंगार रस प्रधान है, भक्ति के भी मिलते हैं, नीति के भी मिलते हैं, वैराग्य के मिलते हैं, हास्य के मिलते हैं, करुण के मिलते हैं, सभी रसों के मिलते हैं। लेकिन प्रधानतः जो है बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि वीर रस के हैं? भूषण, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। तो वीर रस के केशवदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है। तो वीर रस के कवि अगर पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि भूषण जो है, भूषण वीर रस के छत्रसाल की प्रशंसा में रचना करते थे, वीर रस के कवि हैं। प्रश्न का विशेष जो है, केशवदास, तुलसी और सूरदास वीर रस के कवि नहीं थे, बल्कि भूषण वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1800 से, 1850 से, 1900 से, 1950 से।
जब इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पर तुरंत आपको रामचंद्र शुक्ल को प्रमाणित मानना है। रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो करते हैं वह आदिकाल को 1050 से 1350 तक करते हैं और 1350 से 1700 तक वो भक्ति काल को बताते हैं और 1700 से 1900 तक रीति काल को बताते हैं। 1900 से अद्यतन आज तक के काल को आधुनिक काल बताते हैं। अगर 1900 कहते हैं तो ईस्वी में अगर निकालेंगे तो 1900 का अगर हम ईस्वी निकालेंगे तो हो जाएगा 1843। यह मत सही है, 1843 43। तो आप यही जानिए तो 1900 मीन्स 1843। आपका सी विकल्प यहाँ तीसरा विकल्प सही हो रहा है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो रहा है 1900 से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी और प्रश्न का विशेष भी इस तरह से है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी के बाद मानी जाती है। हालांकि कुछ विद्वानों के मुताबिक आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई है। ये सही है। अगला प्रश्न है, गोदान किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, मुंशी देवी प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है? तो गोदान आप सभी जानते हैं, गोदान प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास आपका एक विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न का विशेष जो इस प्रकार से है, गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ जो है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर तुलसीदास, सूरदास रहीम, प्रेमचंद, दिनकर, अज्ञेय प्रसाद, बिहारी केशव देव घनानंद। आपको सही विकल्प मिल गया है। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, साकेत किसकी रचना है? दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, निराला की, प्रेमचंद की? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके पहले प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इसे गुप्त जी अपने साहित्यिक जीवन के अंतिम रचना के रूप में पूरी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा के अनुरूप साकेत वास्तविक अर्थों में उनकी अमर कृति बन गई है। तो इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसने लिखी? मधुशाला किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने? तो आपका यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मरथी के रचयिता कौन है? निराला, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत? तो आपका यहाँ जो है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रश्मरथी जो है कर्ण के ऊपर लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कर्ण पर लिखा गया एक खंड काव्य है। रश्मरथी एक खंड काव्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी काव्य रचना है? अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञेय की रचना है। प्रश्न का विशेष भी देखते हैं।
और स्पष्ट करते हैं। नदी के दीप कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। यह एक बहुचर्चित कविता है। नदी के दीप बहुचर्चित कविता। झांसी की रानी कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष देखते हैं। झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता का विषय 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया काव्य वर्णित करता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूढ़ी काकी किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। अब बूढ़ी काकी की बात हो रही है। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? तो आपको सही विकल्प ढूंढना है। बूढ़ी काकी किसकी रचना है? चलिए प्रश्न के विशेष पर चलकर देखते हैं। बूढ़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। यह कहानी मानवीय करुणा से भरी हुई है। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद समाज में बुजुर्गों के प्रति हो रही उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आइए प्रश्न के अगले बिंदु पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय। आइए प्रश्न के अगले हिस्से में चलते हैं। तार सप्तक किससे संबंधित है? तार सप्तक प्रयोगवाद से, छायावाद से, यथार्थवाद से, प्रगतिवाद से। तो तार सप्तक हमेशा याद रखेंगे प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद से। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, तार सप्तक प्रयोगवाद से जुड़ा है। इसे नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय ने साल 1943 में 7 कवियों के एक मंडल को इकट्ठा करके तार सप्तक का संकलन संपादन किया था। इस तरह से आज के प्रश्नोत्तरी यहीं तक। साथियों, आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।